चलिए, बीएफएम के जो हमारी क्लासेस चल रही हैं, बीएफएम की क्लासेस में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है रिस्क इन फॉरेन ट्रेड। रिस्क इन फॉरेन ट्रेड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा टॉपिक का नेम। देखिए, आपका जो बीएफएम का मॉड्यूल है या बीएफएम के जो पेपर्स हैं, उसमें बेसिकली मॉड्यूल बी पूरा रिस्क रिलेटेड है, लेकिन वो रिस्क आपकी जनरल बैंकिंग का है, फॉरेक्स बैंकिंग का नहीं है। मीन्स उसमें एडवांसेस हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, ऑपरेशनल रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, सब। लेकिन ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको जो आपके फॉरेक्स रिलेटेड रिस्क होते हैं उनके बारे में बात करेगा, और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आपके उस रिस्क को कम करने के लिए, रिस्क को कवर करने के लिए, रिस्क को कॉशन करने के लिए वर्क करते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ रोल ऑफ ईसीजीसी। तो रोल ऑफ ईसीजीसी से मतलब हुआ कि जो ईसीजीसी है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, वो आपके रिस्क को कैसे हैंडल करता है, आपको क्या हेल्प करता है, ठीक है, क्या वो इंश्योरेंस देता है या उसकी गाइडलाइंस क्या है, ये सब चीज हम लोग इसमें देखेंगे। फैक्चुअल टॉपिक है। जैसे आप लोग अपने लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आप एजेंट से पूछते हैं, सेम इसी तरह से एक्सपोर्ट क्रेडिट में कौन कौन सी पॉलिसी हैं, कितना कवरेज मिलता है, ये सब चीजें, उसके फीचर क्या है, कौन एलिजिबल है, कौन उस पॉलिसी को ले सकता है, ये सारे फीचर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है। बेसिकली जब हम इंटरेस्ट रेट, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, तो उसमें जो कॉमन रिस्क एसोसिएटेड होते हैं, एक तो बायर रिस्क, सेलर रिस्क, शिपिंग रिस्क, और इसके अलावा इन एडिशन तो एक्सचेंज रिस्क भी होता है इसमें। ठीक है। और इसमें क्रेडिट रिस्क भी होता है। क्रेडिट रिस्क इन केस में होता है जब आप फॉरेक्स की फंडिंग करते हैं, तो वहां पर क्रेडिट रिस्क होता है कि वो मनी आपका रिटर्न होगा या नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन इंडिया रोल इज प्लेड बाय द ईसीजीसी, तो ये सारा जो रोल प्ले करती है ईसीजीसी करती है। वेरियस पॉलिसीज ऑफर्ड बाय ईसीजीसी टू फाइनेंसिंग बैंक एंड एक्सपोर्ट। अब देखो, ये जो पॉलिसी इशू करता है, बैंक के लिए भी पॉलिसी इशू करता है और एक्सपोर्टर को भी इशू करता है। ठीक है। हेल्प इंश्योर एक्सपोर्ट फाइनेंस एंड एक्सपोर्टर मनी विच कैन लेड द ग्रोथ ऑफ द एक्सपोर्ट फॉर द इकोनॉमी। अब ईसीजीसी लिमिटेड की बात करें तो फॉर्मली एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका नाम था, जिसको ईसीजीसी लिमिटेड बोलते हैं। होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी ये जो ईसीजीसी है ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। जैसे गवर्नमेंट के और बैंक वगैरह सेटअप किए हुए, ऐसे ही गवर्नमेंट ने ईसीजीसी को सेटअप किया हुआ है। ठीक है। और ये क्या करती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट फ्रॉम द कंट्री बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस फॉर एक्सपोर्ट। तो मैंने आपको बताया था कि ये एक तो आपका इंश्योरेंस करती है, और इंश्योरेंस के अलावा कुछ और रिसर्च है, इंटीमेशन है, क्रेडिट रिपोर्ट है, तो ये भी ये प्रोवाइड करती है। इट फंक्शंस अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करती है। इज मैनेज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंप्राइजिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आरबीआई। तो इसमें जो होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो आरबीआई से जाते हैं, बैंकिंग से जाते हैं, और इंश्योरेंस एंड एक्सपोर्ट कम्युनिटी से जाते हैं। तो जिसके डायरेक्टर हैं इस कंपनी, इसके ईसीजीसी के, वो लोग प्लस मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री उस पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रखती है। ओवर देयर इट हैज डिजाइंड डिफरेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट रिस्क। बहुत सारे उसके इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे आप इंश्योरेंस अपना कराना चाहते हैं तो बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट हैं टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर को जैसी रिक्वायरमेंट होगी, एंड कॉमर्शियल बैंक को जैसी, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं उनको रिक्वायरमेंट होगी। टीसीसी इज इसेंशियली एन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली
इंश्योरेंस के अलावा वो एक्सपोर्ट को प्रमोशन भी करता है, सीकिंग टू इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर, और इंडियन के जो एक्सपोर्टर हैं वो कॉम्पिटिटिवनेस में आए बाय प्रोवाइडिंग देम द क्रेडिट इंश्योरेंस कवर, पीसीसी कीप्स इट्स प्रीमियम रेट एट द ऑप्टिमम लेवल। और अब एक कॉमन सी बात है कि क्रेडिट, जो एक्सपोर्ट क्रेडिट है उसको इंश्योर्ड क्यों किया जाए, नीड फॉर एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस। अगर हमें बहुत बेसिक उसमें करें कि एक्सपोर्ट क्रेडिट में मतलब नॉर्मली जो जहाँ से फंडिंग आनी, पैसा आना होता है, आपका बायर होता है वो फॉरेन कंट्री में होता है, जो यहाँ के एक्सपोर्टर हैं, अगर उनका पेमेंट वहां से नहीं आएगा तो एक्सपोर्ट होना बंद हो सकता है, कम हो सकता है, रिस्क आ जाता है वहां पे। तो इसलिए इसकी एक नीड मानी गई है, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या है, ड्यू टू फार रीचिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट आर स्वीपिंग द वर्ल्ड, एन आउटब्रेक ऑफ वार और सिविल वॉर मे ब्लॉक द डिले। तो कई बार क्या होता है, किसी किसी कंट्री में वॉर या सिविल वॉर हो जाती है, जैसे अफगानिस्तान में चल रहा है, तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम में जो आपकी एक्सपोर्टेड गुड्स है उसका पेमेंट डिले हो सकता है। एक कूप और एन, ये स्पेलिंग देखना क्या लिखा हुआ है, इंश्योरेक्शन में यस ऑल्सो सर, ब्रिंग वही अबाउट, वही है। यही है। तो ये इंश्योर से वर्ड बना हुआ है, इंश्योरेक्शन may also bring about the same result, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज और द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब यहाँ पर एक वर्ड आया बैलेंस ऑफ पेमेंट। आप लोगों को बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या फर्क पता है, ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, मैं बोला था कि आपको मैं ये समझा दूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट, नहीं गलत आंसर दिया ऋषिनाथ जी। देखो, अक्रॉस द बॉर्डर इन होना और आउट होना, फॉरेन करेंसी का इन होना और आउट होना, कोई भी रेमिटेंस है किसी भी कंडीशन से किसी कंट्री में इन हो रहा है या आउट हो रहा, तो उसका डिफरेंस कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। एनी काइंड ऑफ, कोई भी मनी किसी भी पर्पज से जानी है या आनी है, उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। आओ इधर लेकिन खेलो ना, बैलेंस, बाबू को यहीं ले आओ। आर्या सर इंक्लूडिंग डोमेस्टिक करेंसी और फॉरेन करेंसी। खेलो दोनों खेलो, दोनों अम्मा को तंग नहीं ना करते। किसी भी तरह की करेंसी का, यानी हमें किसी कंट्री का अगर पेमेंट करना है तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या होता है, ओनली एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, ये आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। क्योंकि मनी का जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट है वो कई रीजन से हो सकता है, आपने गिफ्ट दे दिया, किसी ने रेमिटेंस कर दिया, आपने सेल करी, आपने बाई करी, किसी कंट्री ने ग्रांट दे दी। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है अगर इंडिया का, तो उसका एक छोटा सा पार्ट बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। सर एक बार फिर बताइए। हाँ बताता हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स ऑल पेमेंट रिसीव्ड, बट बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स रिसीव्ड ओनली फॉर ट्रेड, ठीक है। पर स्वाति जोशी आपने लिखा बैलेंस ऑफ
पेमेंट मीन्स पेमेंट्स लिखा हुआ है, नहीं, पेमेंट से मतलब नहीं, वो इनकमिंग और आउटगोइंग का डिफरेंस, इनकमिंग और आउटगोइंग का डिफरेंस, किसी भी तरह से कोई मनी आनी है या जानी है, चाहे वो रेमिटेंस से जानी हो, ट्रेड से जानी, तो उस फिगर को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। और केवल एक्सपोर्ट, अब जैसे सपोज कीजिए हमको $5,000 आने हैं और $6,000 जाने हैं, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बिगड़ गया, हमें $1,000 भेजने हैं, अभी कहीं से अरेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा, एक्सपोर्ट में हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं $400 का, इंपोर्ट कर रहे हैं $500 का, तो यहाँ पर बैलेंस ऑफ ट्रेड मीन्स $100 हमें भेजने हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की पोजीशन अच्छी बनाए रखने के लिए, और बैलेंस ऑफ पेमेंट जब प्रॉब्लम में होता है तो इकोनॉमिक डिफिकल्टी आती है, may lead a country to impose restriction on either import of certain goods or transfer of payment of the। अब क्या है, अगर हम इसमें प्रॉब्लम में हैं तो हम कुछ चीज़ों का इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, कोई चीज़ें मंगानी बंद कर देंगे, या ट्रांसफर ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स इंपोर्टेड, जो हमने पेमेंट करना था उसको रोकेंगे फिर। इन एडिशन द एक्सपोर्टर हैव टू फेस कॉमर्शियल रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट। तो कई बार क्या होता है कि इंसॉल्वेंसी या जो वहाँ बायर है वहाँ पे उसको कोई डिफॉल्ट हो जाए, तो उसके लिए फिर हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और ये कॉमर्शियल रिस्क में फेस है। द कॉमर्शियल रिस्क ऑफ ए फॉरेन बायर गोइंग bankrupt or losing the capacity to pay are aggravated due to the political and economic। तो यहाँ जैसे अफगानिस्तान में पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जब अनसर्टेनिटी आएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो फॉरेन बायर है या कोई, वो बैंकरप्ट हो सकता है, कुछ हो सकता है। एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इज डिजाइंड टू प्रोटेक्ट एक्सपोर्टर फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पेमेंट रिस्क बोथ पॉलिटिकल एंड कॉमर्स। अब यहाँ पे देखना, जब भी हम कोई पॉलिसी पढ़ेंगे तो उस पॉलिसी में हमको ये देखना पड़ेगा, क्या ये केवल पॉलिटिकल रिस्क कवर कर रही है, क्या ये केवल कॉमर्शियल, क्या ये बोथ रिस्क कवर है, टू इनेबल देम टू एक्सपेंड देयर ओवरसीज बिजनेस विदाउट फियर ऑफ लॉस। तो यहाँ पर ECGC इस बात को क्लियर करती है कि आप बिना किसी डर के ओवरसीज बिजनेस को एक्सपेंड करते जाइए। अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ रिस्क एंड रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो रिस्क क्या है, रिस्क बेसिकली क्या है, जो अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबल एक्टिविटी होती है जिससे आपको लॉस हो जाता है, कोई आपको लॉस हो रहा है, रिजल्ट इन लॉस में बी कॉल्ड द रिस्की प्रपोजिशन, तो वो बेसिकली रिस्क हुआ। यहाँ पर इन अदर वर्ड कैन बी डिफाइंड एज द अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम। A risk in any currency, commodity or any object is due to any exposure in that particular currency, commodity। तो किसी भी चीज में आपका एक्सपोजर है, उसकी वजह से कोई भी अगर रिस्क हो जाता है, लाइक करेंसी रिस्क हो सकता है, क्योंकि जब आप फॉरेन में एक्सपोजर करेंगे तो करेंसी रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एटसेट्रा, एक्सचेंज रिस्क, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो रिस्क बेसिकली इंटीग्रल पार्ट होता है, चाहे वो इंटरनेशनल ट्रेड हो या डोमेस्टिक ट्रेड हो। ऋषिनाथ जी से ने पूछा है, कैन द बैलेंस ऑफ पेमेंट बी कॉल्ड NFIA। NFIA में एक चीज इंक्लूड नहीं होती जो ट्रेड होता है। NFIA में केवल इनकम फ्रॉम अब्रॉड आना और जाना होता है, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी ट्रेड ऐड हो जाता है। मैंने बताया ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एवरी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन आता है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन था वो काफी अच्छा क्वेश्चन था कि भाई NFIA वो हो सकता है, तो मैंने बताया नहीं, NFIA के साथ जो ट्रेड का रिलेशन वॉक-इन्स हैं, जो मनी का आना जाना, वो भी इंक्लूड होगा। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आई थी
कि जो रिस्क हो सकते हैं इसमें, और रिस्कों में फिर यहाँ डिफाइन किया गया है। एक है सबसे पहला बायर। देखो कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं, यहाँ रिवर्स चलता है। बायर रिस्क में द सेलर फेसेस रिस्क, सेलर फेस कर रहा है रिस्क। सेलर जो रिस्क फेस करता है उसको बायर रिस्क बोलते हैं, और जो बायर फेस करता है उसको सेलर रिस्क बोलते हैं। यानी ड्यू टू बायर की वजह से होने वाला रिस्क बायर है, और वो रिस्क कौन फेस करेगा? हमेशा सेलर करेगा। जैसे बायर के रिस्क कौन कौन से होते हैं? बायर कौन कौन सी ऐसे काम कर सकता है जिससे आपको रिस्क है? वो आपके आइटम को एक्सेप्ट ना करे, आपका पेमेंट ना करे, आपकी क्वालिटी को एक्सेप्ट ना करे, और टाइम पे आपको पैसा ना दे। ठीक है। अब इसके अपोजिट में सेलर रिस्क देखो। सेलर रिस्क क्या कर सकता है? आपका पैसा लेने के बाद आपका गुड्स शिप नहीं करे, या पुअर क्वालिटी भेज दे आपको, ठीक है, या डिले करके भेज दे आपको, मे आइदर लेड टू कैंसिलेशन, और या आपका ऑर्डर ही कैंसिल कर दे या डिले कर दे। तो ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से बायर को रिस्क फेस करना पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, बायर रिस्क बायर की वजह से, सेलर रिस्क सेलर की वजह से होता है। ठीक है। ओवर ए पीरियड when the buyer seller undertake a few transactions, now each other business practices and commitment well, the buyers and seller is reduced to a great extent। तो यहाँ पर ये आ रहा है कि कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ओवर ए पीरियड व्हेन द बायर सेलर अंडरटेक ए फ्यू ट्रांजेक्शन नोन एज ईच अदर बिजनेस प्रैक्टिस। अगर वो एक दूसरे को जानते हैं, उनकी प्रैक्टिस जानते हैं, उनके कमिटमेंट को जानते हैं, उस कंडीशन में ये रिस्क क्या हो सकता है? कम हो सकता है। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड है तो आप उसे कितना जान पाएंगे ये डाउटफुल में रहता है। इसलिए क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइम, एक वर्ड और है ऋषिनाथ जी इसमें, क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम के अलावा पोटेंसी भी एक वर्ड यूज होता है। मीन्स अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वांटिटी का है, समय से दिया, लेकिन पोटेंसी नहीं है कि कब तक काम करेगा वो। अभी क्वालिटी अच्छी है लेकिन आगे फ्यूचर में रहेगी या नहीं रहेगी। नेक्स्ट आता है शिपिंग रिस्क। शिपिंग रिस्क में क्या है कि जब आप इस कोई भी आइटम को शिपमेंट करते हैं तो शिपिंग कंपनीज रोल में आती है, हैंडलिंग एजेंट आते हैं बीच में, पोर्ट अथॉरिटी आती है, लोकल ट्रांसपोर्टर आता है और लोडर आता है। इनमें से कोई भी अगर फॉल्ट करता है तो वो एक तरह से शिपिंग का रिस्क है। और यहां मैं एक चीज बता दूं, एक क्वेश्चन आता है ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क में ये बोला जाता है कि कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल स्टाफ, अगर कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाफ आपको इंटरनल एक्सटर्नल स्टाफ की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको ऑपरेशनल रिस्क बोलते हैं। तो ये भी जो ये जितने लोग यहाँ बताए, हैंडलिंग एजेंट, ये भी क्या है? ये आपके इस एक्सटर्नल लोग हैं। तो एक तरह से तो ये ऑपरेशनल रिस्क में आता है, लेकिन पर्टिकुलर अगर ये शिपिंग वाला स्टाफ है तो वो शिपिंग रिस्क में आता है। यानी शिपिंग रिस्क ऑपरेशनल रिस्क का एक पार्ट हो सकता है। चलो अब बात करते हैं अदर रिस्क की। अदर रिस्क में क्या है देखो, सम ऑफ द अदर रिस्क लाइक बैंक फेलियर रिस्क। अब यहाँ पे आपका ना बायर ना सेलर, बैंक की बात आ गई। बैंक भी फेल हो सकता है, उसका सेटलमेंट रिस्क होता है। जब बैंक फेल होता है तो आपके पेमेंट का सेटलमेंट नहीं होगा। रिस्क ऑफ कंपटीशन, जेन्युइननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, प्राइस रिस्क, लीगल रिस्क, स्प्रेड रिस्क, मार्केट रिस्क, ये भी रिस्क इसमें अदर में आते हैं। ठीक है। तो अब जैसे इसमें क्रेडिट रिस्क बताया गया, तो क्रेडिट रिस्क में क्या होता है? रिलेट्स टू द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ ए बायर।
हाँ अच्छा। सेलर बायर है, आपका बायर पेमेंट नहीं कर रहा, तो अगर आपका बायर पेमेंट नहीं कर रहा तो इट मीन्स क्या होगा, वो आपका रिस्क में आ जाएगा, पेमेंट डिले होगा आपका, ठीक है। एंड कुड रिजल्ट टू नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल, और आपके बिलों का पेमेंट नहीं होगा कि ड्यू टू एनी लाइक फाइनेंशियल क्रंच, डिफॉल्ट और इंसॉल्ट, कुछ भी हो सकता है बाहर। तो बायर जब पेमेंट नहीं करता, क्रेडिट रिस्क है। लीगल रिस्क में क्या होता है कि अगर आपने डॉक्यूमेंट जो बनाए हैं उसमें उस कंट्री के अकॉर्डिंग कुछ क्लॉज या लॉ काम नहीं करते, जैसे उसने बोला हुआ लॉ ऑफ द सेलर और बायर कंट्री, किसी की भी कंट्री में कोई लॉ ऐसे हैं जैसे जीएसटी का लॉ है या कस्टम का लॉ है, तो ये लॉ कभी कभी गड़बड़ करते हैं, विच कुड रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू सेलर टू एक्सपोर्ट और ऑफ द बायर to remit proceeds of invoices. This could be due to the embargoes on the country, ban on restrictions on the export particular good, ban on the, तो ये सारी चीजें जो बैन हो रही है, रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, रेमिटेंस पे रेस्ट्रिक्शन हो रहा है, मान लिया फॉरेक्स में रेस्ट्रिक्शन आ जाए कि इससे ज्यादा का आप फॉरेन फंडिंग नहीं करते हैं, तो ये सारे लीगल रिस्क है, लॉ के अकॉर्डिंग होते हैं। तो कोई भी लॉ चाहे सेलर या बायर कंट्री में ऐसा आ जाए जो आपके उस एक्सपोर्ट डीलिंग को हैम्पर कर देगा, तो उस टाइम पर ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कंट्री रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क, कंट्री रिस्क एंड, अब कंट्री रिस्क और पॉलिटिकल रिस्क समझ लीजिए। कंट्री रिस्क में नॉर्मली जो बायर और सेलर की कंट्री है उसके वहां कोई ऐसे डेवलपमेंट हो जाए जैसे लीडिंग टू डिफॉल्ट इन द एक्सपोर्ट और पेमेंट, दिस कुड बी ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन लॉ, पता नहीं नई गवर्नमेंट आएगी कौन सा लॉ ले आएगी, अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल पोजीशन इन द कंट्री, जैसे अभी आजकल चल रहा है कि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा या एंटरप्रेन्योर के लिए ज्यादा रूल आ जाएंगे, जीएसटी आ जाएगा। इन हार्मोनियस रिलेशन बिटवीन कंट्री, कभी कभी जैसे भारत पाकिस्तान का एग्जांपल लें तो दोनों के रिलेशन ठीक नहीं रहते, तो पता नहीं कब कौन सी चीज आ जाए। और फ्लूइड पॉलिटिकल सिचुएशन इन कंट्री, मतलब बार बार बदल जा रही है सरकार। बैड फॉरेक्स रिजर्व ऑफ द पोजीशन could lead to the shortage of foreign exchange and inability to buy foreign exchange resulting in externalization issue, ठीक है। फिर आता है ऑपरेशनल रिस्क, तो अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ये कई बार कंफ्यूज आप करते हैं। ऑपरेशनल रिस्क को याद देखिए, रिलेट्स टू द ऑपरेशनल इश्यू एट बोथ एंड इवन एट सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लेस, ये बोला ना सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लेस में, तो आप एक तरह से जो शिप वाले लोग हैं सपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गए। स्ट्राइक एट सेलर्स फैक्ट्री, उसकी फैक्ट्री में कोई सेल हो जाए, वो हो जाए गड़बड़, और इवन एट सेलर्स रॉ मटेरियल सप्लायर्स के वहां कुछ हो जाए, फैक्ट्री में हो जाए। ट्रांसपोर्टर आ गया, नहीं देखो ट्रांसपोर्टर, लोडर, बैंक्स, तो ये बेसिकली शिपिंग वाले लोग हो गए। क्लियरिंग एजेंट, ये भी शिपिंग वाला लोग हो गया। तो ऐसे करके ये कोई भी अगर कहीं पे प्रॉब्लम होती है, यानी इसको बोलते हैं ह्यूमन एरर, बोलते हैं ह्यूमन की वजह से कुछ हो, सॉफ्टवेयर की वजह से कुछ हो, सिस्टम की वजह से कुछ हो, वो सब ऑपरेशन में आते हैं। सिमिलरली ऑपरेशनल रिस्क आउट और फेलियर ऑफ सिस्टम, कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, कमोशन एंड अदर स्ट्राइक, एरर बाई, इनके जो वर्ड्स हैं वर्ड्स को ध्यान में रखिए, ये वर्ड्स सब आते हैं इसमें। कुड लीड टू नॉन शिपमेंट, किसी की वजह से भी नॉन शिपमेंट हो रहा है, देखो आ गया नॉन शिपमेंट, और डिले इन शिपमेंट हो रहा है, शिपमेंट ऑफ डिफेक्टिव और डैमेज गुड हो रहा है। अब ये वाला जो है, जो ये शिपमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड वाला है, ये बेसिकली कभी भी शिपिंग रिस्क नहीं होता है। कोई बताएगा क्यों नहीं होता? शिपमेंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स होता है, डैमेज गुड, ये शिपमेंट रिस्क नहीं होता है। ये शिपमेंट रिस्क क्यों नहीं होता बताइए, शिपिंग रिस्क क्यों नहीं है? बस शिपिंग में सर जैसे कोई चीज एक्सपोर्ट की और शिप करने के बाद यदि वो डूब जाता है या कुछ बीच में कुछ वो हाईजैक कर लेते हैं, नहीं सुनो, ये कह रहा है शिपिंग ऑफ डिफेक्टिव डैमेज गुड्स, ये सेलर रिस्क हो गया। हाँ ये तो सेलर है, ये तो सेलर ने करी ना गड़बड़। भाई सेलर अगर किसी बॉक्स में कुछ भी भर के देगा, कहेगा इसको भेज दो, तो वो ऐसे ही भेजेगा ना, ठीक है। डिले इन मेकिंग पेमेंट और रिसीविंग पेमेंट एक्सेट्रा, तो ये सारे ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं, ठीक है।
अब आता है एक्सचेंज रिस्क। मैंने बताया था आपको एक एक्सचेंज रिस्क भी होता है। तो एक्सचेंज रिस्क में क्या है, टू एडवर्स मूवमेंट इन करेंसीज, एनी एक्सपोर्टर और इंपोर्टर फेस द एक्सचेंज रिस्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनवॉइसिंग ए करेंसी अदर देन द होम करेंसी, strengthening or weakening of currency in which imports are built, weakening the currency from where competitors imports goods or supply of goods to same buyer country could result in the exchange rate। तो अब इसमें क्या है कि किसी कंट्री को डॉलर में 100 रुपये मिल रहे हैं, किसी कंट्री को डॉलर में 80 रुपीज मिल रहे हैं, तो वहां पर भी फिर एक्सचेंज की रिस्क की वजह से कब क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, आफ्टर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड where the amount is invoiced in foreign currency, it would result the exchange loss when the payment is received subsequently. The home currency strengthens. Similarly, strengthening of home currency to a higher extent as compared to the competitor home currency could result in better pricing by the competitor. तो आपके कंट्री की करेंसी का उस कंट्री की करेंसी से क्या रिलेशन है या फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी एक्सचेंज रिस्क होता है इन शिफ्टिंग ऑफ ऑर्डर्स टू द अदर कंट्री। चलो कंट्री रिस्क की बात करते हैं। तो कंट्री रिस्क की जब हम बात कर रहे थे कल, हम लोग एक क्वेश्चन मैंने पूछा था, वो क्वेश्चन था ये वाला, ये क्वेश्चन था, देखो स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, जी सर। A1 A2 बताया 7 रिस्क, B1 B2 और C1 C2 और D। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर सिंपल आएगा तो पहला देखो, इसको याद करने के लिए आप लोग मॉडरेट को याद रखिएगा। सबसे सेंटर में कौन है, मॉडरेट, सबसे सेंटर में मॉडरेट है। मॉडरेट में फिर क्या आ गया, मॉडरेट में इधर लो, इधर हाई आ गया, फिर मॉडरेट हट गया, हाई और वेरी हाई, फिर इधर लो आ गया, फिर वेरी लो आ गया। मॉडरेट, मॉडरेट लो, मॉडरेट हाई, लो हाई, वेरी हाई, वेरी लो, इसको हम वेरी लो के अलावा इनसिग्निफिकेंट बोल। तो ईसीजीसी ने क्या किया है, ईसीजीसी ने कंट्री रिस्क को, हर कंट्री को उनके वहां जो एक्टिविटी हो रही है, ट्रेड कैसे चल रहा है, तो ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने कंट्रियों ने, मतलब ईसीजीसी ने कंट्रियों को एक रिस्क के लेवल पे बांट दिया है। ठीक है, द कंट्री रिस्क classification ECGC group into 7 category. Bank are also required to make provision in case of exposure to any one country is 1% or more to its total asset as on the last balance sheet। तो उसके लिए क्या है, कुछ प्रोविजन करके रखना पड़ता है। अगर आप फॉरेक्स कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, उन डील्स में, फॉरेन कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, उन डील्स में के लिए आपको 1% का अपने वहां एक प्रोविजन करके रखना पड़ता है। द कंट्री रिस्क एक्सपोजर ऑफ ए बैंक शैल इंक्लूड एक्सपोजर बाय वे ऑफ बैलेंस अब्रॉड, डिपॉजिट बैलेंस। अब देखो वो किसी का कंट्री को भी कैसे वो करता है, तो कंट्री रिस्क एक्सपोजर करने के लिए कि आपका बाय वे ऑफ बैलेंस अब्रॉड, डिपॉजिट प्लेस अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इन बॉन्ड्स, डिबेंचर, ओवरसीज लैंडिंग टू कॉर्पोरेट। तो आपका एक्सपोजर अगर किसी भी कंट्री में इन सब किसी भी चीज़ों में है, चाहे आपका वहाँ पे बैलेंस बचा हुआ हो, चाहे आपने डिपॉजिट दे रखा है, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रखा है बॉन्ड डिबेंचर में। एक बात का ध्यान रखना, बॉन्ड डिबेंचर या इक्विटी जब भी होते हैं तो उसको डिपॉजिट ना बोल के क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से सिंपल थ्योरी का आ सकता है कि वो कौन से फैक्टर हैं
जिनकी वजह से आपको कंट्री रिस्क एक्सपोज होता है, वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपको कंट्री रिस्क एक्सपोज होता है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं रिस्क भाई, किसी, ये बहुत बहुत कॉमन से सेंस है, ये कॉमन सेंस है। फैक्टर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी, इंटरनल रिलेशन, इकोनॉमिक पॉलिसी, जीडीपी, इन्फ्लेशन, exchange rate volatility, level of foreign trade, balance of payments, external debt, international reserve, IMF quota, international rating, past track record और ओवरऑल असेसमेंट। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखते हुए किसी भी कंट्री के रिस्क को एसेस किया जा सकता है। ठीक है, RBI says the bank can have their own system for assessing the countries। तो वहां पर ये बोला हुआ, वैसे तो ECGC बताता है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी, अगर आपको लगता है ECGC की रिपोर्ट गलत है, तो आप अपनी तरफ से किसी को रिस्क हायर उसमें ला सकते हैं। ठीक है, ओन पैरामीटर हो सकते हैं। और 2017 के अकॉर्डिंग अभी 237 कंट्रीज के लिस्ट जो है ECGC ने इस तरह वो करी हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना कुछ और बात भी पॉइंट आते हैं इसमें। बिसाइड अबव 15 कंट्री हैव बीन प्लेस्ड इन रेस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप। यहाँ ध्यान रखना, रेस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 वेयर रिवॉल्विंग लिमिट्स आर अप्रूव्ड बाय ECGC। यानी आप जब जैसे उसकी रिन्यू करोगे लिमिट, तो ECGC से अप्रूवल लोगे। वैलिड फॉर 1 ईयर, तो एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, मतलब आपकी रेस्ट्रिक्टेड कवर ग्रुप 1 में 15 कंट्री है जहां पे रिवॉल्विंग जो करेंगे आप, वो किससे वो करके करेंगे अप्रूवल, ECGC से करेंगे। ठीक है, और बोला इसने कि आपकी 5 कंट्री, इसमें 5 कंट्री हैं ऐसी है जो रेस्ट्रिक्टेड कवर 2 में है, वेयर स्पेसिफिक अप्रूवल गिव्स गिवन ऑन केस टू केसेस। तो यहाँ पर जो आप करेंगे केस टू केस, एवरी केस के लिए अलग से ECGC की स्टडी होगी इसमें। ठीक है, वी ऑब्जर्व दैट द रिस्क ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर ए पार्ट ऑफ एक्टिविटी एंड आर मोर देन द डोमेस्टिक ट्रेड। द मंत्रा ऑफ मिटिगेट रिस्क इज टू एक्ट कॉशियसली। अगर आप सही से काम करेंगे तो अपने रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। प्रॉपर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी फॉर गुड्स के लिए, मनी के लिए, एंड ऑल्सो बाई सेटिंग रिस्क फॉर काउंटर पार्टी। मतलब आप किसी भी काउंटर पार्टी को, सामने वाली पार्टी के लिए एक लिमिट पहले से डिसाइड कर लेंगे। वेयर एवर फेल्ट नेसेसरी फर्दर दीज रिस्क कैन बी मिटिगेटेड टू लार्ज एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंश्योरेंस। तो अब आप इस रिस्क को क्रेडिट इंश्योरेंस से कवर कर सकते हैं। मैंने बोला ना कि इसमें जो है ECGC जो रिस्क प्रोवाइड कराता है, ठीक है, विच ऑल्सो कवर्स कंट्री रिस्क। डायरेक्ट एक्सचेंज रिस्क कैन बी कवर्ड बाय विद द टूल। अब देखो, एक्सचेंज रिस्क कवर करने का कोई भी कंपनी या इंश्योरेंस कंपनी एक्सचेंज रिस्क कवर नहीं करती, लेकिन आप उसके कुछ टूल हैं, जैसे आप अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को आप फ्यूचर ऑप्शन से कवर कर सकते हैं। जैसे आपने कोई 60 डे बाद का कोई सेल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो 60 डे बाद जो सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, सिक्सटी डे का कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो आपको लगता है कि कहीं मेरा ये डील है मुझे लॉस ना हो जाए, तो आप उसी समय पर एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कवर वो कर लेते हैं, सेम उसी डेट में लगभग उतने ही अमाउंट का। अगर आपने पहले बाई का किया तो सेल का कर लेते हैं, तो आप इससे कवर कर सकते हैं अपने आप को। क्या बोला, फॉरवर्ड कवर फ्यूचर्स ऑप्शन और इवन इमेज इनफ्लो। ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ है ना, देखना, इनफ्लो होगा ये। So timing the inflow and outflow of foreign exchange. नहीं, और इवन, So or even timing the inflows and outflows of foreign exchange. अच्छा Timing टाइमिंग है है, सर।
और इवन टाइमिंग ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस, ठीक है। फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑल्सो हेल्प टू मिटिगेट एक्सचेंज रिस्क टू एक्सपोर्टर। अब फॉरेन करेंसी अकाउंट से मतलब क्या है? अब फॉरेन करेंसी अकाउंट से मतलब ये है कि आपने उतनी करेंसी अपने पास अकाउंट में रखी हुई है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आपको महंगी खरीदनी पड़ेगी, तो वो आपकी जो सेम करेंसी है वो काम आ सकती है उस समय पे। It must be ensured that the tools used to mitigate do not add the risk, thereby meaning that products which are understood well and can be controlled only be used to तो ऐसे प्रोडक्ट भी आपको नहीं ले लेनी चाहिए जो आपको खुद ही रिस्क में डाल दें। तो आपको बढ़िया मतलब बहुत वेल तरीके से आपको उन प्रोडक्ट को समझना है, तभी आप उसको समझ सकते हैं कि क्या ये हेल्प करेगा नहीं। वी हैव स्टडीड डेरिवेटिव यूज, वी कैन यूज नाउ। तो डेरिवेटिव का यूज भी हम लोग अपने रिस्क को कवर करने के लिए कहते हैं। तो इसमें जरा एक आंसर है, कुछ बता दीजिए। रिस्क इज एन uncertain, अनफोर्सीन, अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इज सराउंडेड बाय वेरियस risk, ड्यू टू बायर सेलर बैंक। शिपमेंट ऑफ ए गुड बीइंग डिलेड ड्यू टू स्ट्राइक बाय द पोर्ट विल बी कैटेगराइज्ड एज, कौन सा होगा? Shipment risk. है operational risk, Shipment. नहीं, ये पोर्ट स्टाफ के लिए बोला है ना। नहीं, पोर्ट स्टाफ क्या कर रहा है? स्ट्राइक कर रहे हैं। और स्ट्राइक का रिस्क किस में आता है? ऑपरेशन Country risk. ऑपरेशनल में। ऑपरेशन मूवमेंट इन प्राइस ऑफ होम करेंसी एक्सचेंज विच रिस्क तो वो क्या होगा? एक्सचेंज। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन ए कंट्री लीडिंग टू फॉल इन द इनकम्बेंट गवर्नमेंट वुड बी, कौन सा होगा? कंट्री रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क। नहीं, गवर्नमेंट हो गया तो सर सोवरेन रिस्क बोलो। कंट्री रिस्क। Political uncertainty in the country leading to a fall of incumbent government would be a risk for trade partners. ट्रेड पार्टनर के लिए कंट्री रिस्क। इसमें दोनों लग रहे हैं ना। आंसर क्या दिया देखने से? country risk, कंट्री रिस्क दिया ना। लीडिंग टू फॉल द इनकम्बेंट गवर्नमेंट, सरकार वहां की गिर गई। चलो मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये सरकार चली गई ना, अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कुछ रूल में चेंज करे तो कौन सा रिस्क होगा? sovereign risk हो जाएगा ना। नहीं, सोवरेन तो रिस्क गवर्नमेंट के लिए होता नहीं, अगर वो गवर्नमेंट कुछ Legal. वो कर रही है, पॉलिटिकल उसके स्टंट चल रहे हैं, वो अगले बार गवर्नमेंट में आने के लिए उसने जीएसटी वेव कर दिया मान लिया, या किसी कंट्री से ट्रेड अच्छे कर दिए, अमेरिका को बहुत डिस्काउंट दे दिया, तो उस कंडीशन में पॉलिटिकल रिस्क होगा। ठीक है, चलिए ट्रू फॉल्स बताइए। false, False. False. पहला फॉल है? Second भी false है। नहीं, पहला तो फॉल है। yes sir, false, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी यूज्ड टू मिटिगेट कंट्री रिस्क, बिल्कुल फॉल है, क्योंकि कंट्री रिस्क मिटिगेट नहीं होगा। कौन सा रिस्क मिटिगेट हो सकता है इससे? है। एक्सचेंज रिस्क। एक्सचेंज रिस्क। Exchange risk. ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इज रिस्क फ्री, false, रिस्क इन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी एक्टिविटी, ये ट्रू। एक्सचेंज रिस्क कैन नॉट बी मिटिगेटेड, False. false, फॉल्स। कैसे मिटिगेट होता है? फॉरवर्ड Option की वजह से। Forward contract. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन हाँ, फ्यूचर ऑप्शन से। इन इंटरनेशनल ट्रेड ओनली एक्सपोर्टर फेस रिस्क। नो, False. दोनों अच्छा, इसको- एक रिस्क बायर होता है, एक रिस्क सेलर होता है ना।
ठीक है। डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज किसका रिस्क है? बायर रिस्क है, सेलर सेलर का है सर। सेलर के लिए वायर रिस्क है सर। बायर रिस्क होगा। सेलर रिस्क है सेलर है सर। क्योंकि सेलर या ने बायर एक्सेप्ट किया रिस्क? ना। सेलर नहीं, सेलर तो एक्सेप्ट कर, सेलर एक्सेप्ट कहाँ करता है भाई बिल? बायर एक्सेप्ट करता है सर। बायर बायर एक्सेप्ट करता करता है, है। सेलर उसको ये करता है ना। Draw. सेलर तो बनाता है। बनाने सेलर वाले का प्रेजेंट कोई करता है रिस्क ना उसको। होता। हम्म। देखो हमने पढ़ा था कि बायर जो रिस्क है, इधर देखो, जो सेलर को फेस करना पड़ता है, और डिसऑनर ऑफ बिल कौन फेस करता है? सेलर फेस करता है। तो कौन सा रिस्क हुआ? Buyer risk. बायर रिस्क है भाई। इसको मैं इसीलिए रिवाइज कर रहा हूँ, ये रिवर्स चलते हैं ना, ठीक है। अच्छा, यूट्यूब में एक लिखा हुआ है कि जो यूएसए की उसमें पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें 0 रिस्क होता है। कहाँ चला गया वो? वो उन्होंने डिलीट कर दिया क्या? अभी कहीं पढ़ रहा था मैं। चलो कोई बात नहीं। तो ये हमारा अभी जो हमने कवर किया, जरा बता सकते हैं क्या कवर किया? Different type of risk in international trade. हाँ, रिस्क क्या होता है, डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, और उसको मिटिगेट किस तरह से करते हैं। कंट्री रिस्क क्या होता है, लीगल रिस्क क्या होता है, एक्सचेंज रेट रिस्क क्या होता है, शिपिंग रिस्क क्या होता है, ऑपरेशनल रिस्क क्या होता है, पॉलिटिकल रिस्क क्या होता है। ठीक है, अगर पॉलिटिकल और कॉमर्शियल रिस्क दोनों कवर किए जाते हैं तो उसको मिला के बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क। क्या बोलते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क या कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी से उसको कवर करते हैं। ठीक है, चलो अब आया एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, इसका एक पार्ट तो हम आज करेंगे और एक पार्ट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। काफी लंबा है, उसमें पॉलिसीज हैं और आप लोग बोर भी हो जाएंगे, तो इसलिए इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है इनको कौन ले सकता है? पहला क्वेश्चन मेरा ये है। तो जो एक्सपोर्टर है, Both ले सकता है, buyer भी। इंपोर्टर एक्सपोर्टर दोनों ले सकते हैं। दोनों ले सकते हैं? यस सर। दोनों ले सकते हैं, ठीक है। Yes sir, अच्छा, दोनों ले सकते हाँ, अब एक बात, ये जो ईसीजीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या है? हैं। Export credit एक्सपोर्ट guarantee. क्रेडिट गारंटी। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी। ये इंपोर्ट की गारंटी नहीं करता, तो इसका मतलब कौन ले सकता है इनसे Import का कौन पॉलिसी? करता है? एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर लेगा बस। इसका मतलब है पॉलिसी जितनी इशू की जाएंगी, किसको इशू की जाएंगी? Only exporter. एक्सपोर्टर। इंपोर्टर के लिए कोई प्रमोशन नहीं है इंडिया में। ठीक क्या है इंडिया में इंपोर्टर का कुछ नहीं है? ना, ठीक है। इंपोर्टर का एक केस में है, अगर वो बाहर से गुड्स लाके दोबारा री एक्सपोर्ट कर रहा है। जैसे हम अगर कुछ वहां से मोबाइल मंगा लें और खुद यूज करें तो उस वाले में नहीं है, लेकिन हम मोबाइल बाहर से मंगाएं, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करके फिर एक्सपोर्ट कर दें तो होगा। मतलब उसमें एक्सपोर्ट प्रूफ होना चाहिए कि एक्सपोर्ट भी हो रहा है। ठीक है, चलो, तो एक बात तो यह हुई कि एक्सपोर्टर को ये पॉलिसी मिलती है। ठीक है, एक तो एक्सपोर्टर हो गया। ये पॉलिसी एक्सपोर्टर के अलावा और किसको इशू की जाती है? बैंक। बैंक को। कौन से बैंक को इशू की जाती है? जो एक्सपोर्ट फाइनेंस करता है। हाँ, जो डील्स करता है एक्सपोर्ट फाइनेंस में, यानी एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग करता है,
जो बैंक एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग करेगा उसी को ये फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ थोड़ा सा थ्योरेटिकल दिया हुआ है कि जैसे ईसीजीसी लिमिटेड है एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए, वैसे ही ग्लोबली जो है दो तीन और नाम है, लाइक यहाँ सेवरल कंट्रीज स्मॉल और बिग हैव द इंस्टीट्यूशन गारंटी क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट लाइक एक्सिम बैंक इन, एक यूएसए का एक्सिम बैंक है, ये इंडिया वाला एक्सिम बैंक नहीं है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी डिपार्टमेंट इन यूके, तो सब कंट्री ने अपना बना रखा। सम ऑफ नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफर द क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट। अब यहां पर बोला हुआ है कुछ जैसे जनरल एसबीआई जनरल लाइफ है, या आपका जो पीएनबी मेट लाइफ है, बहुत सारी जो जनरल इंश्योरेंस की कंपनी है वो भी आपके क्रेडिट का इंश्योरेंस कवर करती हैं। These products are meant especially for providing risk cover to exporter for any default of their exporter receivables in India। यानी जो हमारा इंडिया का एक्सपोर्टर है उसके पेमेंट आने में अगर कोई भी डिफॉल्ट हो उसको कवर करता है। टू सम नॉन लाइफ कंपनीज ऑफर एक्सपोर्ट। तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी भी एक्सपोर्ट क्रेडिट को इंश्योरेंस करती है। एक तो ईसीजीसी हो गया, ईसीजीसी के अलावा भी कुछ कंपनियां क्या बोल रहा है इंडिया में एक्सपोर्ट क्रेडिट को कवर करती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आया ईसीजीसी लिमिटेड और उसके कौन कौन से रोल और उसके कौन कौन से क्या है प्रोडक्ट। जैसे आप एलआईसी के प्रोडक्ट जाओगे तो उसमें जीवन आनंद, चाइल्ड प्लान, मनी बैक प्लान होते हैं ना ऐसे, तो उसमें एलिजिबिलिटी होती है किस किस को मिल सकते हैं। तो सेम इसी तरह ईसीजीसी लिमिटेड जो है उसके भी अपने एक तो रोल है और उसके कुछ प्रोडक्ट है। तो रोल है क्या, रोल का तो हमें पता लग गया कि भाई एक्सपोर्ट ट्रेड को प्रमोट करने के लिए उनको रिस्क से वो करना। ठीक है, तो कब हुआ था? 1957 में बना था पहले ईसी एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और उसको 64 में ट्रांसफॉर्म करके इस नाम से ले आए। ठीक है, ईसीजीसी वाज एस्टेब्लिश द प्राइमरी गोल। तो यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि ईसीजीसी के प्राइमरी गोल क्या है? सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन एक्सपोर्ट प्रमोशन ड्राइव इन इंडिया सो दैट अ ट्रेड गैप बिटवीन द एक्सपोर्टर एंड इंपोर्ट्स इज रिड्यूस टू मिनिमम। ठीक है, जो गैप है हमारे वहां इंडिया में जो आ रहा है इंपोर्ट है और जो जा रहा है वो एक्सपोर्ट है, तो अभी इसका गैप ज्यादा है कम है? अभी तो सर घट रहा है। सर ज्यादा है, इंपोर्ट तो ज्यादा है ना इंडिया में। हाँ ज्यादा है, मतलब इंपोर्ट थोड़ी ज्यादा देर है में। एक्सपोर्ट कम है। तो जो गैप है, हम ये नहीं कह रहे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी भी तरह गैप कम हो जाए इसका, 50,000 का इंपोर्ट कर रहे हैं तो 45-50,000 के आसपास अगर हम एक्सपोर्ट कर लें तो हम लोग अच्छी सिचुएशन में होंगे। ठीक है, और इस गैप को क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। बिल्कुल बैलेंस ऑफ इसको पेमेंट। बोलते हैं। नहीं नहीं, ट्रेड भाई कहाँ ट्रेड। यार, बैलेंस ऑफ ट्रेड। इतने बार बता दिया मैंने। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की डीलिंग्स का बैलेंस होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में किसी भी तरह का इनवर्ड या आउटवर्ड होता है उसका वो होता है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ एक्सपोर्ट का एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है। जो आपका एबीएम का फर्स्ट मॉड्यूल है उसमें इसका जिक्र कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक आध जगह किया गया है। ठीक है, चलो आगे देखो। एट प्रेजेंट ईसीसी हैज सेट बिफोर इटसेल्फ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव उसके हैं? तो इससे एक क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि विच इज नॉट द ऑब्जेक्टिव। जो जेआईबी का भी पीपीबी और एएफबी का जो चैप्टर आया तो वहां का फीडबैक ये है कि जितना हमने रिवाइज किया था सब उसी में से आया, लेकिन उसके ऑप्शन इतने नैरो बना रखे थे कि स्टूडेंट ने उसके आंसर करने में कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी। मीन्स सब पढ़ा सब समझा। प्रॉब्लम कहाँ हुई? जिनका लिटरेरी बेस कम होता है। लिटरेरी मीन्स कि अगर आपको 10 लाइन का एक पैराग्राफ पढ़ने को दे दिया जाए तो आप उसे जल्दी से पढ़ के समझ जाएं,
तो वहां पे क्या ऑप्शंस, दो लाइन के ऑप्शंस हैं, अगर आपने एक भी गड़बड़ कर दी आंसर देते समय, जो 4 ऑप्शन है 4 के 4 ऑप्शंस का क्रक्स आपके माइंड में एक साथ होना चाहिए, तब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसको लें या किसको ना लें। ठीक है, ऋषिनाथ जी लिख रहे हैं कि फिस्कल डिफिसिट में इसका डिस्कशन होता है। बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसका क्वेश्चन क्या है, टू एनकरेज एंड फैसिलिटेट ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेड, मतलब दुनिया में इंडिया के ट्रेड के बारे में पहुंच हो जाए। असिस्ट इंडियन एक्सपोर्टर मैनेजिंग देयर क्रेडिट रिस्क बाय प्रोवाइडिंग टाइमली इंफॉर्मेशन ऑफ वर्दीनेस ऑफ बोरोवर। ये एक तरह से कैसा काम हो रहा है, जैसा सिबिल करती है ना उस तरह का। और ये इंफॉर्मेशन बायर को, वो सॉरी एक्सपोर्टर को, या जो हमारा बाहर का बैंकर है या बाहर की कंट्री है, इन सब के बारे में इंडियन एक्सपोर्टर को इंफॉर्मेशन देना। टू प्रोटेक्ट द इंडियन एक्सपोर्टर अगेंस्ट अनफोर्सीन लॉसेस विच मे बी अराइज ड्यू टू द फेलियर ऑफ द बायर, बैंक और प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कंट्री और द बायर बाय प्रोवाइडिंग कॉस्ट इफेक्टिव। अब यहाँ पे उसने बोला, एक तो इंफॉर्मेशन देने की बात करी और दूसरा बोला कॉस्ट इफेक्टिव क्रेडिट इंश्योरेंस फ्रॉम द पॉलिसी, फैक्टरिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सर्विसेज कंपेरेबल टू सिमिलर कवर्स अवेलेबल टू एक्सपोर्टर इन अदर कंट्री। तो जैसे अदर कंट्री में एक्सपोर्टर को फैसिलिटीज अवेलेबल है, उसी तरह की फैसिलिटीज जो है इंडिया में देना, और फैक्टरिंग और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस सर्विस से उसको हेल्प करना। फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट बैंक फाइनेंस। अब देखो एक बात यहां पर भी आ गई कि उसको बैंक फाइनेंस देने में भी, एडिक्वेट बैंक फाइनेंस देने की भी अब फैसिलिटी करता है टू द इंडियन एक्सपोर्टर बाय प्रोवाइडिंग श्योरली इंश्योरेंस कवर फॉर बैंकर है। अब वो कैसे करता है, अगर वो बैंकर को इंश्योरेंस कर देगा तो बैंकर भी वो फंडिंग करने में देर नहीं करेगा। अच्छा, डोमेस्टिक एसएमई एडवांसेस के लिए बैंकों को लोन देने के लिए क्या प्रमोट किया था, कौन सी इंश्योरेंस काम आती है? इंडियन जो ट्रेड है उसको डेवलप करने के लिए बैंकों को कहां से सपोर्ट मिलती है? बिल्कुल ठीक, श्री खान से दिया, Education. हाँ क्रेडिट गारंटी श्रीनाथ जी ने आंसर कॉर्पोरेशन दिया, सीजीटी एसएमई। ठीक है, तो बिल्कुल सीजीटी एमएससी से जब गारंटी कवर है तो बैंक दे सकते हैं। उसी तरह से ये जो ईसीजीसी है वो बैंकों को भी कॉम्पिटिटिव रेट में कराती है। टू अचीव इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंडिकेटर एंड अचीव ऑप्टिमम रिटर्न ऑन द। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे परफॉर्मेंस में आए, उनकी फाइनेंशियल अच्छी रहे, ऑपरेशन एफिशिएंसी अच्छी रहे एंड अचीव ऑप्टिमम रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी इम्प्रूवमेंट के लिए भी काम करती है। टू डेवलप वर्ल्ड क्लास एक्सपर्टीज इन क्रेडिट इंश्योरेंस among employees and ensure continuous innovation and achieve the highest customer satisfaction by delivering top quality service। तो ये भी काम है कि पहली बात तो है कि क्रेडिट इंश्योरेंस की एक्सपर्टीज लाना, उनके जो एम्प्लॉय हैं उनको बताना, इंश्योर करना कंटिन्यूस इनोवेशन और हाईएस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव करना। टू एजुकेट द कस्टमर बाय कंटिन्यूस पब्लिसिटी एंड इफेक्टिव मार्केटिंग। अब आया मेन एक्टिविटी, वो तो ऑब्जेक्टिव थे। अब इन ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटी, ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने के लिए कुछ आपको करना पड़ेगा, तो कौन कौन सी एक्टिविटी करता है? तो यहां बोला वाइड रेंज ऑफ क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराता है, किसको? एक्सपोर्टर को, अगेंस्ट लॉस इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ लॉस अगर हो रहा है उसके लिए कराता है। इट ऑल्सो ऑफर्स गारंटी टू बैंक्स
and financial institution to enable export to obtain facility, credit or otherwise from banks. They provide credit reports of overseas. तो ये सारी चीजें उसे प्रोवाइड कराता है। अब यहाँ पे आया देखो, यहाँ से आपका थ्योरेटिकल कोर थ्योरेटिकल से मतलब है सिंपल स्कीम्स हैं, इसमें स्कीम्स के फीचर रटने हैं आपको, तो वहां पे एक दो क्वेश्चन इसमें से आपका आ सकता है। तो यहाँ पे देखो ए पार्ट दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ बी पार्ट, क्या फर्क है इसमें देख लेते हैं पहले। इसमें बोलता है कि सम ऑफ मेन पॉलिसी ऑफर्ड बाय ईसीजीसी टू द एक्सपोर्टर, और यहाँ लिखा हुआ है टू द बैंक। ये हमारे इतने प्रोडक्ट हैं, ठीक है। इन प्रोडक्ट को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करूंगा, क्योंकि इसके लिए एक फ्रेश माइंड चाहिए और एक एक पॉलिसी थोड़े थोड़े डेविएशन से चेंज हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप इस टॉपिक को अगली क्लास से पहले पढ़ लें। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो फिर जब मैं एक्सप्लेन करूंगा डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगी और बहुत सारी क्वेरी बनेगी आपकी। तो उन पॉलिसी में, उन वर्ड्स में जो क्वेश्चन है, पॉलिसी है, वो आप बना के रख लेंगे तो मैं इसको करवाऊंगा, ठीक है। सर नेक्स्ट क्लास आज होगा? नेक्स्ट क्लास आज होगी, लेकिन वो क्लास होगी इससे रिलेटेड, रिटेल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास जो है मैं बता देता हूं आपको, रात को 9 बजे है। एक्चुअली इनका LRAB का जो थर्ड पेपर है, तो उसमें जो रिकवरी वाले एक्ट हैं, रिकवरीज वाले एक्ट है वो कवर करूंगा। उसमें सरफेसी, DRT, इनको कवर करना है आज मैंने, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट क्या है, जब आप इसको कवर करेंगे तो आपको ये बेनिफिट कहाँ देती है, सीधे सीधे रिटेल में। बाद में नहीं कराऊंगा इसको, ABM में भी तो है। ABM में लास्ट में है थोड़ा सा, जो क्रेडिट मैनेजमेंट है ना, हाँ, क्रेडिट मैनेजमेंट में है, जहाँ NPA मैनेजमेंट वाला टॉपिक है वहां थोड़ा सा है, ठीक है। 2-4 लाइन लिख के छोड़ दिए। तो ये मैं तब करूंगा। आज जो है आप लोगों को 9 बजे जो है आना। लकी बख्शी जी CRR का न्यूमेरिकल कोर्स में डाल रखा है, और बाकी एक न्यूमेरिकल में कराऊंगा, लेकिन वो ABM का जब हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक LRAB के बाद, तब अभी वो टॉपिक करेंगे हम लोग जो आपके रिटेल में हेल्प। और LRAB का जो नेक्स्ट वीक में जितनी क्लास होंगी उसमें 3-4 आपके सिलेबस में रिटेल में बता देता हूँ क्या क्या है। एक तो आपका ये तो रिकवरी एक्ट तो हो गए, और एक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और आपका एक एक्ट है बैंकिंग ओम्बड्समैन, ठीक है। बैंकिंग ओम्बड्समैन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लोक अदालत और RTI भी होगा। RTI मेरे ख्याल से थर्ड पेपर में है, नहीं है शायद RTI, ठीक है। तो ये जब हम कवर करेंगे तो ये हमारे पास आगे बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं, अभी मैं अनाउंस कर दे रहा हूँ। तो जिस दिन ये टॉपिक होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, जैसे आज की 9 बजे की क्लास आप अटेंड करेंगे। तो पता कैसे चलेगा सर आप क्या पढ़ाएंगे JIB वाला? वो उसमें टॉपिक में लिख देंगे हम, टाइटल होता है ना मॉड्यूल डी वीडियो का। की रिवीजन क्लास कब कराएंगे सर? किसकी? मॉड्यूल डी की रिवीजन क्लास। मॉड्यूल डी की रिवीजन मुश्किल लग रही है मेरे को, क्योंकि एक बार कवर कर दिया गया ना। यहाँ प्रॉब्लम क्यों है पता है आपको, क्यों नहीं करा पा रहे हम? जी, क्या प्रॉब्लम आप बताओ तो। 2 दिन लगातार है सर, इसलिए 2 दिन लगातार फंस गया ना पेपर। अगर वो BFM का हमें 1 हफ्ता आगे मिलता तो हमारे पास टाइम रहता 7 दिन का, लेकिन अब जो है दोनों चीज वो करनी है, ठीक है। तो आपकी Clear है? प्रीवियस वीडियोस देख के मॉड्यूल भी डी का तो कर सकते हैं। मॉड्यूल भैया वीडियो जो का प्रीवियस टाइम वीडियो है होल्ड एक्शन में प्रीवियस है ना? वीडियो देखिए ना, मतलब कुछ Okay, sir. आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये जो हमारा B मॉड्यूल है, सॉरी A मॉड्यूल है,
इसमें एक दो टॉपिक और रह गए हैं। कितनी यूनिट है इसमें? 7 है 7 7 है ना? और आज 6 चल रहा है। Six तो वाला 6 चल रहा है, तो ये तो हो जाएगा। और केवल आपका जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है वो मैं और लूंगा, जो कल हमने आधा छोड़ा था ना आपको। उसके बाद बीएफएम में जिस दिन हमारा पेपर है, लास्ट दिन, उस दिन कुछ न्यूमेरिकल्स को रिवाइज सा करूंगा मैं। उस दिन मैंने ये योजना बनाया कि कोई थ्योरी नहीं, कोई थ्योरी नहीं। उस दिन केवल जो जितने भी मार्केट रिस्क वगैरह वगैरह के न्यूमेरिकल है वो एक बार रीटच करेंगे, ठीक है? तो थ्योरी वाला काम थोड़ा कवर करिए आप लोग, है ना? जब ये ए मॉड्यूल पूरा हो जाएगा ना हमारा, उसके बाद मैं लूंगा कौन सा मॉड्यूल? डी। उसके बाद डी मॉड्यूल लेंगे, ठीक है? और जब LRAB का पेपर हो जाएगा तो आपकी 4 to 5 आवर क्लास डेली होंगी इवनिंग के समय पे। एक स्लॉट 7:30 बजे के आसपास, दूसरा स्लॉट 9:30 के आसपास। तो आप लोग अपना खाना बनाना और खाने का टाइम मैनेजमेंट कर लीजिएगा, और रात भर पढ़ते रहिए। सुबह चाहे आप 9 बजे उठ के बैंक चले जाएं, ठीक? उसको हम ठीक बैलेंस कर लेंगे। किसी दिन पूरा ABM दे देंगे, किसी दिन ABM BFM दे लेंगे, लेकिन आप अपने टाइम का यूज करिए, ठीक है? थैंक यू। ओके सर, हैव अ नाइस डे सर। ओके।